आपको सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बड़ी रिवायती सी किसी भी बड़ी बात लगती है कि आपको अपना वेल डिफाइंड गोल आपके सामने होना चाहिए। चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ, आपके बहुत वेरी वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। अगर एक बच्चे को, मैं किसी बच्चे को एंटरटेन नहीं करता अगर वो मुझे 5 साल अपने आगे नहीं बता सकता, 10 साल 15 साल, मैं उसे वापस भेजता हूँ कि बेटा तू सोच कर आ, तू चाहता क्या है। अगर तू आज ये नहीं सोच सकता कि भाई तुझे 15 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वो अचीव कैसे करेगा। तो सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई एक गोल हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसको हासिल करने के लिए हमेशा आपके पास कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं, जो पहले से उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं। और ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती, आपको फील हो रहा होता है यार ओके यार ये हो गया। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं ना, आप बोलते हैं यार ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेहताब खान तनूरी अगेन काफ़ी टाइम बाद एक नए मेहमान के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, ये जो हमारे गेस्ट हैं इनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए मैं इतना बता दूं कि पॉडकास्ट से पहले थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू हुई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और पहला लफ्ज जो मैं बताना चाह रही हूँ उनके बारे में, अच्छी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी भी है। उनका नाम है दिलावर अली अजीमी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं चाहती हूँ कि बगैर देर किए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे करम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में आए हैं। दिलावर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। मेरे ख्याल से बहुत से लोग आपको वैसे ही जानते होंगे। जी बिल्कुल, जो है मेरा तारुफ ये है कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक डिजिटल एजेंसी, एक इदारा जो कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों को डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब कर रहा है, उसको रन कर रहा हूँ। 2004 में एक जर्नी का आगाज किया था। लकीली एक ऐसे इदारे से जहाँ पे मैं था तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेकिन उस इदारे में ये सारे काम हमने देखे जो हम आज लोग जिससे वाकिफ हो रहे हैं। जहाँ अमेरिका से काम आते थे, मुख्तलिफ नौइयत के काम, तो वो एक्सपोजर को लेके हमने सोचा कि भाई हम भी कुछ ऐसा अपना करें, और वो एक जर्नी का आगाज हुआ जिसको अब तकरीबन समझे कि करीब करीब 20 साल हो गए। और 20 साल में हम जितनी भी चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में सुन रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स, एफिलिएट, डिजिटल मार्केटिंग, ये फिर रफ्ता रफ्ता इन डोमेन्स के अंदर हम काम करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी सिखाते, पढ़ाते, बताते हुए भी तकरीबन इसको भी तकरीबन कोई 15 साल के करीब का अरसा तो इसको भी गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो एवरेज एज होती है किसी भी एज के, किसी अच्छा, भी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आम तौर पे माइंडसेट ये है कि ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड्स में आ रहे हैं वो यंगस्टर हैं, और मैं दूसरों लोगों के पास भी देखता हूँ यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद है। लेकिन मैं अगर अपने इदारे की बात करूँ स्टार्ट डॉट पी के में, क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है बिजनेस मॉडल्स को, डिजिटल बिजनेसेस को, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो मिडिल एज लोगों की है। 35 to 45 के दरमियान सबसे बड़ी तादाद है। मैंने रिसेंटली अपनी टीम से कहा भी था यार एवरेज एज तो बताओ हमारे पास आने वाले लोगों की, तो उन्होंने बताया कि 35 से 45 के दरमियान इज एन आइडियल, इज सबसे जो ऊपर की एज है हमारे पास सीखने वाले लोगों के लिए। उसकी क्या वजह है ये आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास जो है वो आने वाले लोगों की ज़्यादा वजह क्या है। शायद एक वजह ये भी है कि जो चीज़ें हम करा रहे हैं वो काफ़ी संजीदगी से, सीरियसनेस रिक्वायर्ड कर रही होती हैं। ऑल्दो नॉन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं सारे, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बहरहाल अभी तक, और खवातीन बहुत कम है बाय द वे। अच्छा, जी। तो दूसरा ये है कि उनमें क्या वो डिग्री होल्डर्स होते हैं या उनकी एजुकेशन एकेडमी के लिए अगर बात करें तो किस तरह से? ज़बरदस्त, देखिए जो प्री रिक्विजिट है किसी भी काम को करने का वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या मैं ये काम मेरे लिए है या नहीं है। ओवरऑल अगर देखे जाए कि एक बंदा इंटरनेट के ऊपर आज खड़ा होकर सोचता है कि यार मुझे 1 साल के अंदर अंदर $1000 पर मंथ अपने घर में लेके जाने हैं, अगर वो कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकता है और इतनी इंग्लिश पढ़ सकता है जिससे की मदद से वो गूगल को, चैट जीपीटी को यूज कर सकता है, तो वो इनफ है, वो एलिजिबल है कि वो इस काम में आ सकता है। लेकिन इस फील्ड के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं। ये तय करना कि किस फर्द के लिए क्या होगा, देयर इज नो फिट फॉर ऑल सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो सारे के सारे मिलियंस ऑफ लोग एक तरफ चल पड़ते हैं, फिर कई कुछ लाख लोग एक तरफ चल पड़ते हैं। हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है एज अ उस्ताद भी, और उस फर्द को एज अ शागिर्द भी, कि क्या उसकी प्रोफाइल, उसकी दिलचस्पियाँ, उसके पास वक्त, उसके टारगेट्स उस पर्टिकुलर काम से मुताल्लिका हैं या नहीं है।
मिसाल के तौर पे क्या हर फर्द अमेज़न पीएल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। क्या हर फर्द जो है वो डेवलपर बन के अपवर्क के ऊपर हज़ारों डॉलर बना सकता है? नहीं। लेकिन हर फर्द में कुछ ना कुछ करने का पोटेंशियल है। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक सलाहियतें दी हुई हैं। हमारा काम ये होता है कि हम आइडेंटिफ़ाई करें और उसको ये रिकमेंड करें कि भई आपके अंदर जो सलाहियत है आप इन्फ्लुएंसर बन के पैसे जनरेट कर सकते हैं। आपके अंदर ये सलाहियत है, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो क्यों ना आप डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। एक बंदा बहुत क्रिएटिव है और मैं उसे डेवलपर बनाऊँ, लॉजिक उसकी मजबूत नहीं है, तो वो ऐसा ही होगा कि मैंने मछली को कहा कि भाई आप दरख्त पे चढ़ें और मैंने बंदर को कहा कि भाई आप तैर के दिखाएँ। तो हमें आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे इस वक़्त सैकड़ों की तादाद में फ़ील्ड्स हैं। जो बड़े हैं, जो पहले से किसी भी काम में 10-15 साल लगा चुके हैं, उनके पास बैठें, मशवरा करें और जो मुतल्लिका फ़ील्ड आपके लिहाज़ से बेहतर है, फिर उसको चूज़ करके साल उसके अंदर लगा दें। यही हम रिकमेंड करते हैं सबको। अच्छा, दूसरा आपसे बात हो रही थी तो यू टोल्ड दैट कि काउंसलिंग, जी हाँ। तो जिस तरह नॉर्मली एक जो मुझे भी ऐसा लगता है कि काउंसलिंग इज़ नेसेसरी। जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं, उनको एक डिजिटल लिटरेसी का कोर्स जो सरहान ने भी लॉन्च किया हुआ है, ज़बरदस्त। वो कर लें, दैट दे शुड नो एटलीस्ट दैट हाउ टू यूज़ लैपटॉप। बिल्कुल सही है। मोबाइल फ़ोन होगा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट। एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन होगा, बट दे आर नॉट एबल टू यूज़ मोबाइल फ़ोन। तो उसकी डिजिटल लिटरेसी का एक कोर्स कर लें, उसका अलग से हो, फिर वो एलिजिबल हो सकते हैं, बिल्कुल एज़ सही यू है, टोल्ड मी। बिल्कुल सही आपने कहा। और इनफैक्ट कुछ टाइम पहले रेहान भाई से भी बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि भाई अवेयरनेस, यानी मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि माशी तौर पे परेशान हैं, जिनकी आमदनी $100 से $300 के दरमियान है, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। एक शख्स को ये पता ही नहीं उसे प्यासा है, मुझे प्यास लग रही है, बराबर में कुआं है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। अब मैं बैठा हूँ प्यासा, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ कि यार पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से, उसके पास अवेयरनेस ही नहीं है। तो एक तो अवेयरनेस के ऊपर काम है, रेहान भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। फिर अवेयरनेस, जिन लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी उनको फिर ये तलाश करना है कि उनसे मुताल्लिका क्या चीज़ है, वहाँ पर काउंसलिंग आएगी। वहाँ पर 1-to-1 सेशंस, मीटअप्स उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे वो जाके ये देखेंगे भाई कि हम किस रास्ते पे चलें। आज ही सुबह कुछ बच्चे आए हुए थे, वो मैंने उनसे ये कहा कि भाई अभी जो है आपको कम से कम 4 महीने लगाने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या-क्या चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से क्या ऑप्शन हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका तरीका ये है कि भाई आप सेमिनार्स में जाएँ, मीटअप्स में जाएँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ सुनें, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, लोगों से मिलें, ताकि एटलीस्ट आप इस लेवल पर आ जाएँ जहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने करना क्या है। देखिए, एक बच्चे से हम पूछते हैं यार तुमने मेडिकल लेनी है, इंजीनियरिंग लेनी है, कंप्यूटर लेनी है, लेकिन उससे पहले आप उसको, उसकी बेसिक्स तो होती हैं। तो अभी हमारे यहाँ बेसिक्स वाले जो लोग हैं, जो डिजिटल लिटरेसी का जिन्होंने नहीं जिनके पास है, उनकी तादाद करोड़ों में है। तो वो जब करोड़ों लोग, तो अभी समझने के इस दौड़ में अभी शामिल ही नहीं हुए। तो पहले तो उनका शामिल होना ज़रूरी है, फिर उनमें से फ़िल्टर होके जो लोग हैं, हर बंदा हर काम की तरफ ना जाए, समझ ले कि भाई क्या मेरे लिए ये काम फ़िज़िबल है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टाइम का फैक्टर है, एज का फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है, एजुकेशन बैकग्राउंड का फैक्टर है, टारगेट का फैक्टर है। बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को $1000 पर मंथ का टारगेट देके चलता हूँ जब कोई बंदा आता है। इस तरह हम 1 लाख रुपए का देते हैं। तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे आपका 1 लाख का $1000 का आइडिया बहुत पसंद है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो कहा, लेकिन मुझे ये डेली चाहिए। तो मैंने जो है पहले मैं मुस्कुराया, फिर उन्होंने अपना पूरा भरपूर तारुफ कराया। तारुफ के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो ही इज़ ऑलरेडी इन सम बिज़नेसेस जहाँ वो 1 लाख से ज़्यादा वैसे भी बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं उनको ये बोलूँ कि भाई आप जाएँ फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएँ और आप वो कोई भी, वो 5-5 फजूल गेस्ट है। ले, वो उसके लिए फिज़िबल नहीं है। तो आपको लोगों को गाइड करना होता है, उनकी प्रोफ़ाइल, उनके टारगेट्स, उनके बैकग्राउंड के लिहाज से। अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी और एग्ज़ैक्टली। उनका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट, उन हर बंदे की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है। अगर मैं स्वॉट स्ट्रेंथ्स पे एनालिसिस चलूँ, ही हो स्वैट जाए नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो सही नहीं है। एग्ज़ैक्टली स्वैट करूँगा तो फिर ही तो मुझे पता चलेगा कि भाई इसको की स्ट्रेंथ पे मैं क्या खेल सकता हूँ। हम्म। क्या वीकनेसेस हैं वो जो दूर हो सकती हैं, नहीं हो सकती। उसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्या आपने बताया कि आप काउंसलिंग करते हैं, हुँ, हुँ। यही चीज़ें हमारे यहाँ भी ख़वातीन जो होती हैं, वो जब मुझे कॉल करती हैं तो पहले मैं उनसे क्वेश्चंस करती हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ। फिर जब वो एडवाइस लेती हैं तो उनको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ सूट करेगी, ये नहीं करेगी, क्योंकि आइडिया हो ज़बरदस्त। जाता है
जैसे एक बेबी होता है वो प्रैक्टिकली समझ रहा है खेलते हुए, जैसे आपने भी जिक्र किया। डू यू थिंक कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल सिस्टम एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एवरीवेयर इवन पेरेंट्स शुड नीड्स आल्सो काउंसलिंग? क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली देखिए जो हम अपने स्कूल सिस्टम की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करें, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि हमारे पास सब चीज़ों को जांचने का एक ही हमने पैरामीटर्स बनाए हुए, हमारे पास डिफरेंट केपीआईज नहीं है। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर बने, पाकिस्तान में वसीम अकरम बने, इमरान खान बेहतरीन खिलाड़ी बने, जो है मेदी साहब ने गाने गाए, और बहुत हमारे हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में लोग रहे। स्कूल में जो है सचिन तेंदुलकर भी गए होंगे, वसीम अकरम भी गए होंगे, बिल्कुल। और उनकी सेम क्लास में बिल्कुल कोई एक कहीं ही ना कहीं निकला बैठे होगा। होंगे। अब हमें ये बताएं कि थिंक अबाउट इस वसीम अकरम सिटिंग इन सम क्लासरूम एंड और वो उसको डांट पड़ रही है कि भाई तुम तुम्हारी खत्ताती सही नहीं है, तुम्हारी राइटिंग सही नहीं है, तुमने ये सवाल हल नहीं किया। उसके अंदर एक पोटेंशियल है, ठीक है, आपको उसको बेसिक एजुकेशन देनी है, लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्लासरूम से बाहर का था। हम बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देते हैं स्कूल्स में ही। हम सिर्फ उस बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है जो रट रहा होता है, जिसका रट्टाफिकेशन अच्छा होता है, उसको वो कॉन्फिडेंस देते सामने हैं। अपेयर हो रहा है, बेशक उसको आता उसको है हर कुछ ना हो। उसके वालिदैन भी उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसको स्कूल भी शाबाशी दे रहे हैं, और वो बच्चा जो है समझ रहा है मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा। और वो उस बच्चे को आप देखें हमारे यहाँ के एकेडमिक्स के अच्छे मार्क्स वाले मैट्रिक इंटर वाले लोग जिंदगी में क्या बहुत सिग्निफिकेंट कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सिग्निफिकेंट वो कामयाबी उनको वही नहीं मिल रही, पीछे। बल्कि वो पीछे ही है। तो उसकी रीजन यही है कि हम दुरुस्त काउंसलिंग नहीं कर रहे होते। हम लोगों के अंदर मौजूद जो सलाहियतें हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन सलाहियतों को बढ़ाने के बजाय हम सबको एक ही पॉइंट पे लेकर आना चाहते हैं। पांचों उंगलियां अल्लाह मियां ने बराबर नहीं बनाई, तो यही हम बात कैसे कर है। सकते हैं? तो हर चीज में ही इसकी जरूरत है। हमारे मुल्क में तो ऐसा भी हुआ है कि मिनिस्ट्री के जो एजुकेशन के मिनिस्टर साहब खुद अंगूठा छाप रहे हैं। तो जहाँ मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टेक्स तो बहुत सारी हैं, सिस्टम में इशू है। तो बात वही है, काउंसलिंग ज़रूरी है जैसे कि आपने बताया। आप क्या समझते हैं कि जो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क की कंडीशन है, यूथ है, तो क्यों ना जो गलतियां हो चुकी हैं पिछले 70 सालों में, तो एजुकेशन सिस्टम ही इतना अच्छा हो, जैसे हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स भी काउंसलिंग करवा लें अपनी भी, तो उस बच्चे को ऐसे ग्रुप्स के साथ शामिल किया जाए कि उसकी सेम मेंटालिटी का हो, पर्सनैलिटी का हो, तो उसको वो टीम वर्क में उसको मज़ा आएगा। एग्जैक्टली क्या देखिए, कहते हैं आप? देखिए इसमें दो बातें हैं आपने की। एक तो ये कि पहली बात को मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि हमारी जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी तरफ आपने इशारा किया। देखिए ज़िंदगी में जब भी हमारे सामने कुछ मसाइल आते हैं, उन मसाइल के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जो कि हमारे करने का उसमें बहुत कुछ नहीं होता। बाहर बारिश हो रही है, मैं ना बारिश रोक सकता हूँ ना मैं बारिश करवा सकता हूँ। हमारी मुल्क की इकोनॉमी में जो भी इस वक्त हालात है, मैं ठीक है, मैं एज अ वोटर अपना वोट डिसाइड कर सकता हूँ, बेहतर लोग आए, लेकिन मैं इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मेरा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाहर की बारिश को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं छतरी लेके जा सकता हूँ। मैं अपने लिए बेहतर सवारी का इंतजाम कर सकता हूँ ताकि मैं बारिश में ट्रैवल कर सकूँ। इकोनॉमिकल कंडीशंस अगर डेवस्टेटिंग है तो मैं ये देख सकता हूँ कि मैं इसमें कैसे सरवाइव करूँ, अपनी फैमिली को, अपने अड़ोस पड़ोस को उसमें मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ। तो इस वक्त जो हमारे जितने भी हमारे पास यंगस्टर्स हैं, इवन जो भी बंदा है, जो भी एवरी पर्सन राइट नाउ सिटिंग अबव द अर्थ इन पाकिस्तान इज वर्ल्ड, जो चले गए इस मिट्टी के नीचे वो सुकून में। इसके अलावा ऊपर वाले सारे ही लोग ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर परेशानी बिल्कुल। और फिक्र का पाई जाती है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, और जो माइग्रेट नहीं कर पा रहे वो सोच रहे हैं हम कैसे करें। लेकिन अगर आप देखें माइग्रेट करके भी आपको जो कुछ अचीव हो रहा है वो क्या है? अभी बहुत बड़ी तादाद में पुर्तगाल लोग गए हैं। पुर्तगाल में एवरेज जो बंदा जा रहा है $700-800 बन रहा है उसके पास। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में, अगर आप मेहनत करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो पाकिस्तान में अब आए रोज हमें मिल रहे होते हैं लोग जो 3-3 हज़ार $4-4 हज़ार जनरेट कर रहे होते हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स में भी और हमारे स्टूडेंट्स से बाहर भी। ये ऐसा नहीं है कि जो बंदा कभी किसी उस्ताद के पास गया है वो मजबूरी है कि उस्ताद के पास जाएगा तो ही काम होगा। बहुत सारे लोग खुद भी क्रैक कर लेते हैं चीज़ों को, और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि साल साल से डिजिटल वेस्ट से
सैकड़ों नहीं हजारों डॉलर जनरेट कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास दो एडवांटेज है। नंबर वन एडवांटेज ये कि हम एक ऐसे खित्ते में यहाँ पे अंग्रेज होके गए थे तो हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने कभी लोग देखा नहीं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं। दुनिया के बहुत सारे खित्ते हैं जहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती बिल्कुल बचपन में। तो आप देख लें फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में कौन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ ये गोरे होके गए थे बिल्कुल उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई थी इन्हें, आज तक उनके सिलेबस में इंग्लिश शामिल है। तो जब फ्रीलांसिंग की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने ही अडॉप्ट किया। बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरा हमारे साथ जो है वो एक अच्छा काम ये हुआ कि हमें इंटरनेट मिल गया। स्टिल दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ 4G डाटा के ऊपर इंटरनेट और दीगर जो हमारे पास फास्ट इंटरनेट है 10 MB 20 MB 50 MB भी मिल जाते हैं। ये सहूलियात नहीं अवेलेबल, बावजूद इसके कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास इंटरनेट भी इंग्लिश भी है। इन दोनों को कंबाइन करें और हम किसी भी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्ट करें तो हमारे पास जितनी वर्क फोर्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, अगर इसका 10% भी डिजिटल में चली जाती है तो इतने पैसे पलट के लेकर आ सकती है कि आराम बाकी से वाले लोग यहीं के कामों में मशगूल हो। क्योंकि इधर से बात है कि बंदा अगर 1000 2000 10,000 डॉलर यहाँ लाएगा तो खर्च तो यहीं करेगा ना। वो घर बनवाएगा तो उस घर बनवाने के लिए उसको 25 इंडस्ट्री यहाँ पे मूव करेंगी। वो अपने बच्चों के लिए को घुमाने लेके जाएगा तो वो घूमने की जगह होगी, कोई खाएगा पिएगा, रेस्टोरेंट में पैसा खर्चेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर सूरत जो हमारे पास बेनिफिट होगा, जो लोग पाकिस्तान में रह के इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में डॉलर्स को लेकर आ सकते हैं। और इसमें बिजनेसमैन बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस वाइफ्स हैं। दिलचस्प बात आपसे मैं शेयर करूं, पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड में 6.5 तकरीबन लोग होते हैं, यानी एक घर में बिल्कुल 6.5 लोग हैं। बांग्लादेश में तकरीबन है 4.5। बांग्लादेश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सका। हम कहते थे ना यार, 2 टके की औकात, हम टके का वर्ड यूज करते हैं। टका इसलिए करते हैं कि उसकी जो है वो वैल्यू कम होती थी। जी आज वो टके की वैल्यू हमसे बेहतर है। तो वो जो टके की वैल्यू हमसे बेहतर हुई, ये उसी वक्त हुई जब वहाँ की खवातीन वर्कफोर्स में शामिल हुई। अच्छा जी हाँ, बांग्लादेश की खवातीन वर्कफोर्स में शामिल नहीं है और वो उन्होंने बड़ी डेवस्टेटिंग सिचुएशंस देखी एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि भाई ये नहीं हो सकता कि आधे लोग घर में बैठे हों और आधे लोग काम पे जाएं, हमें भी दोनों करना को चाहिए, जाना पार्टिसिपेट पड़ेगा। और करना वो चाहिए। फाइनली जब ये दोनों गए तो काम हुआ। पाकिस्तान में पढ़े लिखी खवातीन घर में बैठी हैं और घर की में जो हमारी खवातीन घरों को चला रही होती हैं। लोग बोलते हैं इसमें सिंपल हाउस वाइफ हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, सिंपल हाउस वाइफ नहीं है वो आप। बहुत अच्छी फ्रीलांसर बहुत बन सकती है। मैंने कहा इटसेल्फ हाउस चलाना भी इज अ बिग जॉब, या लेकिन 2 घंटे 3 घंटे निकाल के दे कैन कंट्रीब्यूट नॉट फॉर ओनली फॉर देयर फैमिली एंड किड्स बट आल्सो फॉर द नेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी आधी आबादी को बोलेंगे यार आपने घर में बैठ के काम कर जो है वो घर संभालना है और घर के 6 में से एक बंदा जाए और कमा के लाए। तो वो कुछ भी कमाएगा, जब वो 6.5 लोगों में डिवाइड होगा तो पर हेड तो कुछ भी नहीं बनने वाला। बिल्कुल तो मौजूदा दुनिया इसकी जो है वो इस मौजूदा दुनिया में हम इसको ये चीज काबिल अमल नहीं है कि आपकी वर्क फोर्स 21 21 20 20 25 25 साल तक बच्चे जो हैं वो वालिदैन पे डिपेंडेंट है। आई डोंट नो हाउ हम कैसे एक 18 साल के 19 साल के लड़के को ये बोल सकते हैं अच्छा बेटा तू करता रहे, हम तुझे पे करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर आप 30 साल तक भी करते रहे और ऐसा हो रहा है 30 फायदा 35 साल कुछ नहीं तक। ना, आपने यूनिवर्सिटी भी पढ़ ली, फिर आपको डिग्रीज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो स्टार्ट में ही बच्चे को ऐसा बना दिया जाए कि वो सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टडी ब्रेक दें इंटर के बाद, उसको बोले भाई आप अपने आप को रेडी करो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा खुद निकालोगे। 1 साल का स्टडी ब्रेक है, 1 साल में बाय हुक और क्रुक आप कुछ भी करके अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि कम से कम लाख रुपए कमा रहे हो। क्या एक 18 साल 19 साल का लड़का अगर साल लगा देता है क्या वो 50,000 लाख रुपए नहीं कमा सकता? बिल्कुल क्यों नहीं कमा सकता? मैं तो कह रही हूँ छोटे से बच्चों को अभी से स्टार्ट करवा दें, कोई ना कोई उनको स्किल्स ऐसी दिखा बताई जाए जिसमें वो एक्सपर्ट हो सके। एग्जैक्टली। तो ये बताएं कि आप जिन जिन लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, कितना कैसा फील होता है आपको जब उनकी अच्छी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आती देखिए है? रिसेंटली मैं जो है वो एक हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा हुआ था। उसके बाद काउंसलिंग सेशन भी था। तो एक साहब ने पूछा कि भाई आप ये इतना ये जो चीज़ें फ्री मैनेज करते हैं, आप सिंपल अपने कोर्स एडवर्टाइज करें, लोग तो वैसे ही कोर्स तलाश कर रहे होते हैं, तो ये क्यों करते हैं? मैंने कहा जो आप चाय पी रहे हैं इसमें मेरा कमीशन है। तो अच्छा, तो मजाकन का था मैंने सीरियस? मजाकन कहा था, ऑब्वियसली अच्छा चाय वो तो मैं ही पिला सीरियस रहा हो हूँ ना। गए। चाहे तो नहीं, वो भी समझ गए थे जोक मेरा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस वक्त जो आपको सेटिस्फेक्शन और इम्पैक्ट पाकिस्तान में डिजिटल
के शोबे में अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने पे मिलता है, वो इम्पैक्ट और सेटिस्फेक्शन आपको दुनिया के किसी और काम में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब देखते हो कि एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी के इतने मेहनत के बाद वो पाकिस्तान में अगर 50,000 60,000 कमा रहा है, तो उसका क्या मतलब है, लाइक 20 अपने $100 से $200 उसकी आमदनी है, और जब उसको पहला अपना 500,000 मिलता है, तो वो जो उसकी खुशी और जो उसको जो चीज मिलती है, देखिए जो बाय ब्लड टीचर होता है ना, वो अपने A1 ग्रेड पे इतना खुश नहीं होता जितना बच्चे के A1 ग्रेड पे बिल्कुल, होता क्योंकि है। उसकी मेहनत शामिल है तो ना। एवरी टाइम एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स स्टार्ट मेकिंग सम मनी, मुझे वो सारा अपना जो फीलिंग है जो मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग पे थी, वो सारी फीलिंग रिवाइव करती है और मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के कल्चर और चीज़ों में बहुत सारी शिकायत करते हैं, उस्ताद की जो इज्जत और रिस्पेक्ट का जो कल्चर हमारा है, जो रिस्पेक्ट हमें, जो बंदा भी हमारे पास महीना 2 महीना 6 महीना बढ़ के जाता है, चाहे वो कोई DSP हो, चाहे वो कोई कमांडर हो, चाहे वो कोई PhD हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी भी शोबे का हो, कोई डॉक्टर हो, वो जिंदगी भर आपको बहैसियत उस्ताद जो इज्जत देता है। और मैंने शुरू किया था, आई वाज क्वाइट यंग, अभी भी माशाल्लाह यंग ही हूँ आपने मैं। डेफिनेटली, नो तो डाउट यू आर। लेकिन मैंने जब शुरू किया था, तो आई वाज लाइक, जब मैंने टीचिंग सेशन में, मैं अगर आप कहेंगे मैं आपको इमेजेस भेजूंगा, तो मैं था तो शायद 23 24 का होऊंगा, लेकिन आई लुक लाइक 18 ईयर ओल्ड बॉय। तो उसके बावजूद भी 50 साल के 60 साल के लोग आते थे, और वो बड़ी इज्जत, और तो वो जो आपको एक मजा और इम्पैक्ट आता है, वो आपको शायद और किसी काम में नहीं आता। और टीचिंग आपके पर्सनालिटी में शामिल था, ये उस टाइप के थे आप, तो अल्लाह की तरफ से आप वैसे ही मैं बन गए। आपको दिलचस्प बात बताऊं, my mother had been teaching, or she remained on job of teaching for like 35 years. माशाल्लाह। My father, उन्होंने भी 15 साल पढ़ाया, so it runs in my blood। तो अब वो एक नेचुरल है। एज अ टीचर आपके पास ये सलाहियत होती है कि आप किसी मुश्किल फिनोमेना को आसान करके, हलवा बना के, घोल के पिला दें। तो ये जो है वो इट रन्स इन माय ब्लड, कि मैं जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ यार कि अगर प्रोडक्ट रिसर्च करानी है, तो यार ये तो है, रिजल्ट ये हासिल करना है, कैसे उसको इस तरह से दिमाग में बिठा दिया जाए कि जब उसको बताया जाए तो वो बिल्कुल उसको रिकॉल हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत सारे लोगों को ये फीडबैक होता है कि इस तरह 2 घंटे का मेरा फ्री सेमिनार चल रहा होता है, संडे को यूजली हो रहा होता है, तो डिफेंस कराची में। तो वो उसमें लोगों को ये फीडबैक होता है कि भाई, ना सिर्फ ये कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन हमें याद भी रही। तो ये कैसे हुआ याद भी रही? तो मैंने कहा इसलिए नहीं कि मैं छोटी छोटी टेक्निक यूज़ करता हूँ, छोटी छोटी NLP की टेक्निक यूज़ करता हूँ, आपके दिमाग में फीड करा देता हूँ भाई, ताकि आपको वो बातें याद रहें, आपका जहन में जो है वो जहाँ मुझे रिकॉल करवाना होता है वो रिकॉल करवा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो कोशिश होती है कि भाई वो मैं इंजॉय करता हूँ उसको, उस पूरे प्रोसेस को, कि आपने कैसे क्वालिटी के साथ डिलीवर करना है, और कैसे आपने उसको इनेबल करना है कि वो काम घर जाके वो इस तरह से कर सके। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अ, जो चीज़ आपके अंदर होती है और वो जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को, टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपने स्टूडेंट से जिस तरीके से उसको गाइड करे, वो स्टूडेंट उसको अडॉप्ट कर ले और उसके अंदर वो चीज़ आ जाए। समझ, आपने कहा ना NLP की वो ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं। बेसिकली आप खुद दिलचस्पी ले रहे होते हैं। Exactly. रट्टाफिकेशन वाला या सरकारी स्कूल वाले टीचर नहीं हैं आप। तो जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो आप थकते भी नहीं होंगे, ये आपने मैं आपको नोटिस किया दिलचस्प बात होगा। बताऊं, कंफर्ट जोन, देखिए जो बुनियादी मसला है, जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी इस वक्त खड़े में, तू समझ ले कि एक पहाड़ के आगे खड़े में, उस पहाड़ के आगे एक बहुत ही खूबसूरत बाग है जहाँ हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा, वो पहाड़ जो है वो कंफर्ट जोन से निकलना है उनका। सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आए थे, वो है कंफर्ट जोन। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी हैं जो डिजिटल वर्ल्ड के तरफ निकले, और वो एक ऑब्स्टिकल के सामने खड़े हैं। मैं यूँ समझ लें छोटा सा पहाड़ है, उसके सामने खड़े हो गए, और वो ऑब्स्टिकल है उनका कंफर्ट जोन। देखिए हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते बच्चा बड़ा हो गया, साइकिल उसकी कंफर्ट जोन है। आप उसे बोले यार जरा ये बाइक या गाड़ी निकालो और अपनी अम्मी को जरा कहीं छोड़कर आ जाओ, उसने आज तक नहीं चलाई, अब उसको क्या फील होगा? ये उसका बिल्कुल। कंफर्ट जोन नहीं है। अब सोचें उसे फील क्या होगा? उसको फील होगा डर।
उसको लगेगा डर यार कि मैं चलाऊंगा क्या हो जाएगा, गिर जाऊंगा, कहीं मैं ठोक दूंगा, अम्मी है क्या होगा, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए मुझसे, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, कोई मुझे हर्ट ना कर दे, वो 150 बातें सोचेगा। बिल्कुल। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं, आपको पहला वास्ता पड़ता है डर के जोन से, जिसको फियर जोन कहते हैं। फियर जोन के बाद आगे क्या है, डर के आगे क्या है, जब भी मैं पूछता हूँ लोग कहते हैं "जी, डर के आगे जीत है"। इनफैक्ट डर के आगे है लर्निंग हर्डल्स जोन। भी है, लर्निंग भी लर्निंग है। जोन, एक बच्चा जिसको आपने कहा कि यार तुम ये बाइक या गाड़ी निकाल के ले जाओ, वो डर गया और कह रहे मैं नहीं निकाल सकता। आप उसको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे, गियर को प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ उसको ग्राउंड में चक्कर लगवाएंगे, फिर उसे आप जो है सड़क पे लेकर आएंगे, मेन रोड पे लेके आएंगे और फिर वो तर्क करके निकल जाएगा। यानी लर्निंग प्रोसेस ने उसका जो डर का जोन था उसको खत्म कर दिया और उसका कंफर्ट जोन एक्सटेंड कर दिया। नाउ ड्राइविंग इज कंफर्ट जोन। तो अब हो क्या रहा है, अब उस बच्चे को आप बोलेंगे कि बेटा अब वो बाहर हेलीकॉप्टर पड़ा है, जरा वो लेके पीसी पहुंचो, तो वो नहीं जाए, तो फिर उसको उसी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। स्टिमुलेटर पे बैठेगा, किसी इंस्ट्रक्टर के साथ जाएगा और मराहिल से गुजर के फिर वो हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। लर्निंग जोन के बाद है ग्रोथ जोन। तो ये मराहिल है और ये कोई हमने मराहिल बनाए हुए नहीं है, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, दुनिया के मुसल्लमा असूल हैं जो कि दरियाफ्त हुए हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के। हर इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो पहले डर का जोन के सामने। आपने ये देखा होगा कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले डर का जोन ही होता है, यार कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, अब चैट जीपीटी हमारी जॉब्स तो नहीं ले जाएगी। इंसान जो है वो डर के जोन के अंदर, अभी डर के ऊपर एक पॉडकास्ट में कितनी बात करें, डर के ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट रखे हैं तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। चैट जीपीटी से लोग खौफजदा हो गए। हाँ, फियर जो है उसके बारे में सिर्फ इतना मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू टोनी रॉबिन्स, उसने जो FEAR फियर है उसको उसने इस तरह कहा है कि भाई फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, यानी झूठे एविडेंस जो कि आपको असल नजर आ रहे हो, यानी वो ऐसा कुछ हो नहीं जैसा कि आपको नजर आ रहा हो, ये फियर है। रियल नजर आता है। तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है कि आप ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, बिलीफ से जब तक आप उसकी बात सीखेंगे नहीं, आप फियर जोन से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये बातें सीखने की है। अच्छा ये बताएं कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, मगर 30 मिनट का पॉडकास्ट होता है जिसके लिए हमें करना पड़ता है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो ऑनलाइन हो Zoom पे या वैसे भी। बट आपके टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपके पास बहुत कीमती टाइम होता है, तो फ्री नहीं हो। मेरा ये सवाल है कि आपके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर थी वो कब हुई और आपने फिर इनिशिएटिव लिया और फिर लोगों के लिए एक फाउंडर बने Start.pk के भी, और इस तरह से अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी और काउंसलिंग भी आपने स्टार्ट की। तो आपका बर्निंग डिजायर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देखिए, करें। पहले तो मैं आई एम वेरी ग्लैड यू यूज्ड द वर्ड बर्निंग डिजायर because this word alone has contributed a lot in my life. The first time I heard this word, in fact, I read this word in a book, Think and Grow Rich, by Napoleon Hill. It's a life changing. मेरा बस ना चले, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं बस वक्त की कमी है वरना मैं पढ़ाऊं उसे। उसको बस फॉलो कर। मैं तो कहता हूँ भाई इसको पढ़ाओ। और मैंने पर्सनली पढ़ाई भी है, लेकिन अपने दोस्तों को, फैमिली के लोगों को बाकायदा नहीं। तो थिंक एंड ग्रो रिच का जो वो पहली चीज वो एक्सप्लेन करता है वही कि भाई आप किसी भी चीज को देखिए, बर्निंग डिजायर मैं अपनी भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले अपने ऑडियंस को बताऊंगा। देखिए, एक होती है विशफुल थिंकिंग, यार मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास वो भी हो जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं तकरीबन समझ लेंगे 20-30 किलोमीटर का सफर में तय करके बस में आता था। उस वक्त FTC का पुल नहीं बना हुआ था, तो बहुत रश होता था, आधा आधा घंटा वहां पे बस खड़ी होती थी और इतना जैम होता था और गर्मी और एक के ऊपर एक, और जब सामने से कोई एयर कंडीशन गाड़ी गुजर रही होती तो ख्याल आता था कैसा फील होता कि यार ये अकेला इसमें जा रहा है और हम एक के ऊपर खड़े, काश हमारे पास भी कुछ ऐसा हो। ये अभी भी काफी लोग सोच रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही कुछ। तो एक होती है विशफुल थिंकिंग, एक ही होती है कि आपको अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना। आप कहते हो यार कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ करना है। वो फिर आपकी विशफुल थिंकिंग नहीं रहती, वो फिर आपकी बर्निंग डिजायर बनती है। बर्निंग डिजायर का मतलब ये है, बर्न का मतलब क्या है कि बर्निंग का मतलब ये है कि एक चीज जल के एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, फिर वो जो एनर्जी है ना वो फिर आपसे काम लेती है, फिर वो आपको मूव करती है। फिर आप जो है उस ख्वाब को पाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, फिर आप बसों के भी धक्के खाते हैं, फिर आप धूप में भी खड़े होते हैं, फिर आपके सामने सिर्फ एक चीज होती है कि आपको वो अचीव करना है। आप रातों को भी जागते हैं,
आप स्लीपलेस रेस्टलेस नाइट गुजारते हैं, आप अपनी एक्सट्रीम्स को छूते हैं, फिर जाके बड़े ख्वाब पूरे पावर ऑफ होते हैं। थॉट्स कह सकते हैं आप। बिल्कुल पावर ऑफ थॉट्स है, और उसका जो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो मैं हम हमें जो देखें, पहला स्टेप जो है वो किसी भी चीज़ का होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही आपका क्यों वाज़ेह और बड़ा हो जाता है, वो बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। बिल्कुल। जब तक कि आपका व्हाय क्लियर नहीं होता, उस वक़्त तक वो बर्निंग डिज़ायर प्रोड्यूस नहीं होती। हो क्या रहा है, इस जो चीज़ें हमारी बर्निंग डिज़ायर बना सकती हैं, उनको हम जाके डाल देते हैं हुकूमतों पर, उनको हम जाके डाल देते हैं अपने वालिदैन के ऊपर, उनको हमारे जैसे ऊपर लोगों के ऊपर भी डाल देते हैं। लोग कहते हैं जी आप लोग हमें सिखा नहीं रहे, ठीक है? अच्छा जो फ्री में सिखा रहे हैं यूट्यूब पे दिया हुआ, उससे क्यों नहीं सीख रहे? भाई मैं सब सेमिनार्स में खड़े होके लोगों को बताता हूँ, भाई मैंने ये सारी चीज़ें सेल्फ लर्निंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखी हैं, खुद से, धक्के खा के। एक-एक बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती थी, चले गए, इंडिया से कोई किताब मँगवाई, कुछ इधर से इन्फॉर्मेशन ली, कोई उधर से, एक नुस्खा बना के ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ। और अब हम वो सारे नुस्खे बने-बनाए हमने इंटरनेट पे भी डाले हुए हैं, लोगों को दे रहे हैं, फिर भी अगर कोई करने हलवा भी वाला, बना के दे दिया फिर भी अगर कोई नहीं करना चाहता, तो करने की जो विल है, जो बर्निंग डिज़ायर है, वो तो उस बंदे में उस वक़्त आएगी जब वो अपने मसाइल के हल की ज़िम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लेगा। जब तक वो उसने डाल दी है गवर्नमेंट के हाथों में, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई अल्लाह के हाथ में डाल देते हैं। लैम भाई एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम में आप कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोशिशों को करते रहना और मुसलसल जद्दोजहद करना, उससे के लिए ज़रूरी है आपके पास बर्निंग डिज़ायर हो। और वो क्रिएट कैसे होगी, उसका मैं बहुत आसान फार्मूला दे रहा हूँ कि आप ये देखो कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है। ग्रोथ के का माइंडसेट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई आपका एक जगह होनी चाहिए, एक जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। फिर और आप आइडेंटिफ़ाई करें कि भाई मैं इस वक़्त खुद कहाँ हूँ, ताकि आपको एक पाथ नज़र आए कि यार मुझे यहाँ जाना है और मैं यहाँ हूँ, अब मुझे चलना है। तो अच्छा। हमारे पास जो लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, या जो भी बंदा है, यंगस्टर्स क्या, जो बंदा भी इस वक़्त अपनी ज़िंदगी के किसी भी मराहिल में है, उसको अपनी हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, स्पिरिचुअल लाइफ़ को लेके, फाइनेंशियल लाइफ़ को लेके कहीं न कहीं तो जाना है ना। हर बंदे के ज़हन में होता है यार कहीं न कहीं प्रोग्रेस करना है। इंसान के ज़हन में अल्लाह ताला ने ग्रोथ रखी है, उसको बनाया इसी हिसाब पर है। अगर वो क्लियर कर ले कि भाई ये मेरी ग्रोथ की जगह है जहाँ मुझे जाना है, ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेटेड हो जाता है। अगर वो बोले जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, तो फिर वो वैसे ही चलता रहेगा। वो सिंपल थिंक एंड ग्रो रिच को सुने, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, उर्दू वर्जन भी है, और 13 रूल्स को फॉलो करने लिए मेरे ख्याल में अगर जिसके अंदर बर्निंग डिजायर शर्त है वो होगी तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए अगर मैं बर्निंग डिज़ायर की अपनी बात करूँ, तो मैं लाइफ में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक पढ़े लिखे घर से थे, लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मामलात हुए जो हम बहुत नीचे गए, जिसे आप रॉक बॉटम कहते हैं ना इंग्लिश में, कि भाई आपके पास स्कूल की फीस ना हो, बस का किराया ना हो। अगर मैं अपनी बर्निंग डिज़ायर की बात करूँ, तो देखिए मैं एक ऐसे फैमिली से था जो पढ़ी लिखी फैमिली थी, लेकिन माशी तौर पे कुछ ऐसे हालात हुए कि जिसे रॉक बॉटम इंग्लिश में कहते हैं ना, कि भाई आपके पास 15 तारीख को राशन खत्म हो जाए, बिजली का बिल 6 महीने ना दें, या स्कूल की फीसेस ना दें। वो ऐसे ही सारे है। हालात में हमारा बचपन गुजरा। जो भी करीबी लोग हैं वो जानते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड है। और उसमें फिर हम ये देखते थे कि हमारी वालदा को लोग समझाने आते थे, वो कहते थे बेटा शम्सा नाम है अम्मी का, तो शम्सा तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम बस सब्र करो, जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे तुम्हारे सारे मसाइल हल होंगे। तो शुरू से हमारे जहन में ये बात थी कि भाई हमने कुछ करना है, कुछ बनना है। और वो एक रफ्ता रफ्ता बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट होती गई, और अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल करना है, ये बात शुरू से थी। मैट्रिक स्टूडेंट एज में ही ये बात क्लियर थी कि भाई अगर बस का किराया नहीं है, तो जितना किराया है उतनी जगह जाके नीचे उतर के बाकी पैदल रास्ता करना है। और अगर चाहते हो कि अगली दफा बस का किराया, तो कुछ ऐसा करना है कि तुम आगे कुछ उसको अफोर्ड कर सको। तो खुद से अपनी चीज़ों को, अपनी मनाजिल को तय करना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना, और अपनी आइडियल लाइफ को खुद अचीव करना है। ये बात बहुत बचपन में क्लियर थी कि भाई ये सारी चीज़ें मेहनत से होंगी, और ये रफ्ता रफ्ता एक बर्निंग डिज़ायर बनी। काम जो को लेके
उसको बेहतर से बेहतर तौर पे प्रोड्यूस करना, अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करना, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि जमा होके एक एंटरप्रेन्योर की जो स्पिरिट होती है वो डेवलप्ड हुई। और स्ट्रगल जो टाइम था वो बहुत लंबा था, यानी 2 साल मैंने ऐसी स्ट्रगल की, मैंने इंटरनेट से $0 जनरेट किया। और उस 2 साल में किसी ना किसी तरह सर्वाइव करने के लिए दर से अम्मी से पैसे नहीं ले सकते थे। एज तो ऐसी थी कि आजकल के लड़के तो लेकिन लेते वो हैं, सो नहीं दिल अठारह करता उन्नीस साल भाई। में लेते हैं, लेकिन मैं हम नहीं ले सकते थे, तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई छोटी मोटा काम जॉब वॉब करके अपना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिगर आउट करते रहे और फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। 2 साल लगे फर्स्ट $500 में, फिर आने वाले चंद महीने और शायद साल में वो एक दिन में भी $500, यानी फर्स्ट टू माशाल्लाह। $500 टू लाइक 2 years, फिर साल या 1.5 साल लगा होगा, मुझे सही याद नहीं है, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ करे, एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल उसके उससे कम वक्त लगा मुझे टू मेक दैट वन $500 इन अ डे। तो ये बर्निंग डिजायर जो है यही आपको पुश करती है, एनर्जी देती है, और जब आपके पास एनर्जी वसाइल आपकी नहीं बढ़ा हो, देती है। बिल्कुल बढ़ा देती है। देखें, जब आपके पास वसाइल नहीं हो, जब मेरे पास इंटरनेट के पैसे नहीं होते थे, रात को कैफे सस्ते होते थे, मैं वहां जाके काम करता था। मेरे पास बैठने की जगह नहीं थी, मैंने एक जो है पहला जो मेरा ऑफिस है वो एक फ्लैट का एक साइड रूम था, जो कि एक आंटी जो है वो उन्होंने एक साइड रूम रखा हुआ था, जो वो रेंट आउट करती थी बहुत कम कीमत पे। फिर एक मेज़ानाइन फ्लोर पे, जहाँ सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे देने होते थे क्योंकि वहाँ हमको आता नहीं था, तो वहाँ पे मैंने पहला ऑफिस बनाया है, जो इंजीनियर्स का फर्स्ट ऑफिस है ऑफिशियली, जहाँ पे मेरा एनटीएन बना है। वो मेज़ानाइन फ्लोर है, एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ कोई नहीं आता था। तो आपकी जो बर्निंग डिजायर है ना, आपको अब मैं सोचता हूँ पीछे जाके, तो मुझे लगता है ये वाकई में मैंने स्ट्रगल की है। मैंने अपना वेब डेवलपमेंट का काम लेने के लिए डोर टू डोर जाके नॉक करके, ये मेरा कार्ड है वेब डेवलपमेंट का, खुद वेब डेवलपर साहब है, सीईओ भी लिखाया हुआ है, और जाके नॉक करके कार्ड बांट रहे। अब मैं जाके वो पीछे सोचता हूँ कि तो मुझे लगता है कि वाकई ये बड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन उसमें जो बर्निंग डिजायर जो एनर्जी देती थी, उसमें सिर्फ एक चीज नजर आता था, गोल। और वो कहीं दूर नजर नहीं आता। बर्निंग डिजायर की खुसूसियत ये होती है कि उसके अंदर फेथ शामिल हो जाता है, यकीन शामिल हो जाता है, और आपके जहन में होता है यार कि जो मेरी डिजायर है ना, सूनर और लेटर ये पूरी हो जाएगी, बल्कि मालूम आपको होता है फील, कि आपका ये काम हो एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली, और आपके अंदर ये यकीन के लिए आपको अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ता, आपके अंदर ये सराहियत कर जाता है, और ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं होती, आपको फील हो रहा होता है यार ओके यार ये हो गया। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं ना, आप बोलते हैं यार ये हो गया बस ठीक है, तो बस महसूस अब, हो जाता है। हाँ वो हो जाते हैं। तो बस वो इसी तरीके से जो है वो बर्निंग डिजायर थी कि चीज़ों को करना है। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि मेरे पास जॉब ऑप्शन भी थे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। मैंने उस वक्त OG2 की जॉब, उस वक्त के लिहाज से जो मैं ऑनलाइन और स्ट्रगल में अर्निंग कर रहा था, उससे 5-10 गुना ऊपर की अर्निंग मैंने छोड़ के अपनी स्ट्रगल जारी रखी है, जिस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन माइंड में ये था कि मैं अगर अपनी शख्सियत को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे तो हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर एक जॉब में जाके शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी मैंने एक मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मैंने जो है मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री को 11 साल बाद जाके उठाई है यूनिवर्सिटी से। तो एक टर्निंग पॉइंट था जब आपके पास कुछ नहीं हो और आपके पास कुछ होने का ऑप्शन हो, लेकिन वो आपकी मर्जी का ना हो, और तो आप जब आप उसे कैसे छोड़ते हैं करेंगे? तो आपको बहुत जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर आपको पता चलता है कि वाकई में आपको यकीन पुख्ता था कि यार ये काम हो जाएगा, और फिर अल्लाह ताला वो ये काम करवा आजमाइश देते हैं। होती है अल्लाह ताला की। एग्जैक्टली वो आपको आजमाइश। अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं, और आपको पता है कि ये ऑप्शन चूज कर ली, लेकिन वो आजमाइश है, लेकिन आप एग्जैक्टली, अपने गोल से हटे नहीं। बिल्कुल तो इजी सक्सेस आपके सामने आती है, जो वक्ती तौर पे आपकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर देती है, लेकिन लॉन्ग रन पे आपका गोल डैमेज हो जाता है, और फिर वो दोबारा उस तरफ जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं ये जो है इसमें मैंने ये सीखा कि भाई आपका अगर बर्निंग डिजायर आपकी सॉलिड है और आप उसके अंदर यकीन को शामिल कर लें, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत उस काम को होने से रोक नहीं सकती। थोड़ा सा एडिशन करूंगी, अगर आप रिस्क टेक करें तो आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, क्योंकि Exactly. लोग रिस्क टेक करने से घबरा जाते हैं, तो वो कहते हैं लेसन मिल जाता है आपको। देखिए, रिस्क में रिस्क है, यानी इंग्लिश वाला जो रिस्क है उसमें उर्दू वाला रिस्क है। बिल्कुल। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, देखें मुझे सही याद नहीं है हदीस का, है कि भाई अल्लाह ताला ने 10 में से 9 हिस्से रिस्क के वो कारोबार में रखे हैं, तिजारत में रखे हैं। तो तिजारत है ही रिस्क। आपका एक माल है, आप यहाँ से भेज रहे हैं चाइना, भेज रहे हैं चाइना से अमेरिका भेज रहे हैं,
हम यहाँ से अमेज़न ईबे के ट्रेडिंग लिए तो चीज़ें शुरू से बेचते है हैं, ना। तो वो हाँ, सारी चीज़ें जब आपकी ओवर द सी वो आपकी मौजूद है, तो रिस्क है ना। आपने कोई सर्विस किसी को दी है, अभी पेमेंट लेनी है, रिस्क है। तो बिल्कुल। बिज़नेस है ये रिस्क के ऊपर। तो जो रिस्क है उर्दू वाला, उसके 9-10 में से 9 हिस्से बिलॉन्ग करते हैं इंग्लिश इंग्लिश वाले वाले रिस्क से। क्या खूब डिफाइन किया आपने माशाल्लाह से। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, यूथ को क्या पैगाम देंगे ताकि, या उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो उनके अभी बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे आपको सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बड़ी रिवायती सी किसी भी बड़ी बात लगती है कि आपको अपना वेल डिफाइंड गोल आपके सामने होना चाहिए। चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ, आपके बहुत वेरी वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। अगर एक बच्चे को, मैं किसी बच्चे को एंटरटेन नहीं करता अगर वो मुझे 5 साल अपने आगे नहीं बता सकता, 10 साल, 15 साल, मैं उसे वापस भेजता हूँ कि बेटा तू सोच कर आ, तू चाहता क्या है? अगर तू आज ये नहीं सोच सकता कि भाई तुझे 15 साल में क्या चाहिए, 10 साल में क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वो अचीव कैसे करेगा? तो सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई एक गोल हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसको हासिल करने के लिए हमेशा आपके पास कोई ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं, जो पहले से उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं। अगर एक काम एक फ़र्द कर रहा है सक्सेसफुली, तो जो उसकी अप्रोच और माइंडसेट है, जो स्किल सेट है, आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। रोल मॉडलिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जो अल्लाह ताला ने पसंद किया। जब अल्लाह ताला ने मखलूक की तरबियत चाही तो उन्होंने एक रोल मॉडल भेजे। बिल्कुल। कहा भाई ये रोल मॉडल है, इनको फॉलो करो। तो ये अल्लाह ताला से बेहतर इंसानी नफ्सियात कोई नहीं जानता है। इंसान को सीखने का, कुछ अचीव करने का बेस्ट तरीका उसको पता होना चाहिए, उसको क्या चाहिए। जो चीज़ भी वो अचीव करना चाहता है, शेफ़ बनना चाहता है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो देखे कि भई वो बंदा जो अचीव करके बैठा हुआ है, वो कौन है? उसकी रोल मॉडलिंग करना शुरू कर दे। नॉट लाइक कि उसके जैसे कपड़े पहने, उसी जगह जैसे बात करे। उसने उस पर्टिकुलर काम के लिहाज से जो माइंडसेट रखा हुआ है और जो स्किल सेट अडॉप्ट किया हुआ है, उसको एक्वायर करे। तब तो जाके ये उसके वो लिए इंशाल्लाह कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में एक बंदा वो काम कर चुका है और कर सकता है, चाहे वो तारीख में हो, चाहे वो हाजिर में हो, चाहे वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में हो, तो आप भी वो कर सकते हैं। सिंपल है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। वाइंड अप करना ज़रूरी है क्योंकि पॉडकास्ट का ये रूल होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दिलावर अली अज़ीमी। व्यूअर्स, आपने देखा कि आज की जो पॉडकास्ट है, यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, समझ में आई होंगी। लेकिन सिर्फ़ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम आपको अवेयर करने के लिए बैठे हैं। डिफरेंट माइंडसेट के लोगों से मिलवा रहे हैं। अब भी आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठेंगे, अभी भी आप फेयर करेंगे, आपको हलवा भी बना के दे चुके हैं, फिर भी आप यही सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे होगा, तो फिर उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जा सकती जो कौम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार ना हो। तो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। पॉजिटिव रहें और अपने बर्निंग डिज़ायर को सोचते हुए, अपने गोल को समझते हुए और जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, उसको जल्दी समझ लें ताकि आप कामयाब हो सकें। इसके साथ ही महताब खान तनोली और दिलावर अली अज़ीमी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।